तेईस का। अच्छा, 2-1 है ना, 2-2 नहीं है मैच। मेरे ख्याल से ये वाला हमने कर लिया था। नहीं। मैंने ये वाला किया है मेरे ख्याल से। पहले मैंने तुम्हें 2-2 करवाया, फिर 2-1 करवाया। जी मिस किया था। एक मिनट। ये वाला कह रहे हो ना? इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था बेटा। ये वाला पार्ट हो गया था, अब हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना था? जो आपको मुश्किल लग रहा है, इसके अंदर आपने करना था एन एरो ऑन द डिस्प्ले 3.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सही, यानी जो आपके पास बेटा एरो जो बना हुआ है वो 3.4 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस। वो उन्होंने बता दिया आपको, आप इसको मेजर करेंगे तो उन्होंने बताया हुआ कि 2 सेंटीमीटर आपका कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 मेरा ख्याल से स्मॉल जो ब्लॉक्स है वो किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर का। तो आप फिर यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने ब्लॉक्स हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8.5। ठीक है। 8.5 ब्लॉक्स हो रहे हैं तुम्हारे जिस पे तुम्हारा बना हुआ है, और 8.5 ब्लॉक्स को अगर तुम एक स्मॉल बॉल ब्लॉक जो है वो अगर तुम निकालोगे 2 डिवाइडेड बाय 5, तो तुम्हारे पास एक स्मॉल ब्लॉक का आ जाएगा कि कितने सेंटीमीटर का है। 2 को 5 से डिवाइड करोगे और उसको फिर तुम 8.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 3.4 सेंटीमीटर। सही है? यहाँ तक समझ में आई बात? जी मिस। सही। तो अब आपके पास ये 3.4 है, उन्होंने कहा द वर्चुअल इमेज ऑफ द एरो इज 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 6.3 shows the arrow over the lens L and the virtual image of the arrow I drawn on the grid with a scale of 1:2। अब आपने इसमें क्या करना, फ्रॉम फिगर 6.3 ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। अब इस वर्चुअल इमेज की आपने डायग्राम ड्रॉ करना। तो वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा वर्चुअल इमेज की डायग्राम? अब इसको मैंने शायद आपके उस पे किया था, वर्चुअल इमेज की डायग्राम। एक मिनट। शेयर हो रहा है? जी मिस। जी, तो वर्चुअल इमेज की डायग्राम बेटा मैंने आपको यहाँ पे शो दी थी। तो अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा वर्चुअल इमेज की डायग्राम यहाँ पे? आप वही जो आपके पास जो हमने पहले रूल पढ़ा था ना उसके अंदर, क्या वर्चुअल इमेज उसका ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें आपको फोकल लेंथ नहीं दी हुई। फोकल लेंथ आपको नहीं पता इसके अंदर। तो आप सिंपल रे की डायग्राम कैसे लेंगे, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। सही है? जब आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे
तो पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली, सही है। और इसको आपने फोकल लेंथ से पास करना होता है, लेकिन आपको फोकल पॉइंट नहीं पता, इसलिए आप इसको पीछे पास नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या किया बेटा, एक लाइन आप कैसे पास करते हैं, यहां से जो पास कर रहे होते हैं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, लेकिन आपको फोकल पॉइंट नहीं पता, इसलिए आप ये आगे वाली लाइन जो है ना, इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। यानी अभी मैंने यहां तक ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये दो चीजें मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है ना। कि एक तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी सीधी लाइन, ये सीधी आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। दूसरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन मुझे फोकल पॉइंट नहीं पता, इसीलिए मैं फोकल पॉइंट से इसको नहीं गुजार सकती। तो अब मैं क्या करूंगी, फोकल पॉइंट से कैसे गुजारूंगी, कि आपके पास जो बेटा हम ये बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, इमेज जब हम बनाते हैं तो आपकी ये जो लाइन होती है, रेज जो होती है, आपका एक पॉइंट यहां से मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जब हम वर्चुअली इसको एक्सटेंड करते हैं, तो कैसे एक्सटेंड करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपका एरो है, किसका एरो है, वर्चुअल इमेज का, उसकी टिप से लेकर आपने यहां जो आपके मिरर पे ही पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, यहां तक आपने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप स्केल से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये मैग्निफिकेशन का केस हम पढ़ चुके हैं। ये आपकी वर्चुअल लाइंस होती हैं, ये पीछे नहीं जा रही होती, ठीक है। आपकी एक्चुअल लाइंस तो दूसरी साइड पे जा रही हैं, आपकी आई की तरफ जा रही है। फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को सीधे स्केल के साथ ही आपने आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। यानी यही जो आपके पास लाइन है जिसको आप डॉटेड पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को सेम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप आगे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इस डॉट के साथ। आ रही है बात समझ में? जी मिस। हेलो। सेम उसके लाइन के डायरेक्शन, जो आपकी लाइन का डायरेक्शन होगा बिल्कुल उसी लाइन के डायरेक्शन में आप उसको ड्रॉ करेंगे, तो इससे आ जाएगा आपका फोकल पॉइंट, ठीक है ना। इससे आपका फोकल पॉइंट पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर अब आपसे पूछता है कि फोकल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है, तो उसको भी आप यहाँ से मेजर करके आप बता सकते, सही है। दूसरी लाइन आपके पास कैसी थी बेटा, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी उसको भी आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होता है, लेकिन आप डॉटेड एक्सटेंड करेंगे, आप सीधा सीधा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बल्कि आप कैसे एक्सटेंड करेंगे बेटा, डॉटेड। क्लियर है? सही। डॉटेड एक्सटेंड करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उस पॉइंट पे हम क्या फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्म। क्लियर होगी बात? जिसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, जो हमारा पहले से बनाया हुआ है। लेकिन हमारे पास फोकल पॉइंट नहीं बताया था, तो इसीलिए वर्चुअल इमेज की मदद से ही अब हम इसका फोकल पॉइंट भी निकाल सकते। हो सकता है कि आप नेक्स्ट पार्ट में फोकल पॉइंट की लेंथ या फोकल लेंथ को कहें कि आप फाइंड आउट करें फोकल लेंथ फ्रॉम योर ग्राफ। तो अब आप आराम से इनके स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करके इसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। आपको पता फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जहां पर आपकी लाइन कट कर रही है। अगर आपकी लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप यहां से यहां तक के स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करें। बेटा ये कनेक्ट नहीं किया तुमने, स्मॉल स्क्वायर्स आप काउंट करें और फिर उसके बाद उसको 2/5 जो आपका फैक्टर है आप उससे उसको मल्टीप्लाई। सही है? सही। ये वहां से कनेक्टेड नहीं, ऑन नहीं हुआ। जैसे एक दफा एक और समझा दें। फोकल फोकल लेंथ आप क्या करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक आप देखिए, काउंट करें कितने स्मॉल स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्मॉल स्क्वायर जो है इसकी फोकल लेंथ है। तो आप 11 को मल्टीप्लाई कर दें, एक स्क्वायर की जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 5 स्मॉल स्क्वायर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो 2/5 होगी। तो इन 11 स्क्वायर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो आपके पास सेंटीमीटर्स में लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। क्लियर? सही। मल्टीप्लाई करके बताओ कितने सेंटीमीटर आया। 4.4। तो इसका मतलब आपकी अगर फोकल लेंथ वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे थे, तो 4.4 सेंटीमीटर जो है वो आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ। क्लियर? सही।
सही, और आपको पता था कि आपका ऑब्जेक्ट 3.4 सेंटीमीटर पे रखा है, तो वो इनसाइड फोकल लेंथ है। इनसाइड फोकल लेंथ जब भी होता है तो मैग्निफिकेशन वाला आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला होता है उसका उसकी रे डायग्राम बन रही होती है आप, ठीक है। जो एप्लीकेशन होती है वो सही बिल्कुल आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास वाली होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं सही आपके दूसरे पार्ट्स में, देखो जो मुझे नजर आ रहा है उसमें यही उन्होंने दूसरे पार्ट में सबसे पहले उन्होंने उसकी फोकल लेंथ पूछ ली है आपके पेपर में, ठीक है। तो 3 नंबर बेटा आपके पास ये रे डायग्राम का ऑन फिगर 6.3 ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज आई। आपने रे डायग्राम जो ड्रॉ किए है ना, उसको आपने एग्जैक्टली जो आपने बनाया है उसके 3 मार्क्स हैं। फिर डिटरमाइन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया आप कैसे निकालेंगे। सही है, 2/5 सेंटीमीटर आपके पास इस 1 स्मॉल स्क्वायर की लेंथ है। सही, तो क्योंकि 11 स्मॉल स्क्वायर आ रहे थे तो इसीलिए हमने 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, तो उससे हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, सही। बस तो ये सवाल आपका यहाँ पे अब क्लियर हो गया। कुछ तो नहीं पूछना और इसमें बेटा? नहीं। अच्छा अच्छा, फिर हम दूसरे ईयर का देख लेते हैं। मिस केमिस्ट्री का पढ़ाएंगी? केमिस्ट्री बस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ। ये मैं तुम्हें पास पेपर जरा एक दो और करवा दूं, क्योंकि फिर मैं इसका टेस्ट लूंगी आपका, सही है ना, क्योंकि ये चैप्टर टेस्ट लेने वाला है। विदाउट टेस्ट ना इसका नहीं है, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये आएगा नहीं। इनकी रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सही है, सही। और चाहिए 2026 का लेटेस्ट है तुम्हारा। हम्म, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो अभी इस दफा 2026 का पेपर आया था उसमें ये वाली डायग्राम आई थी। सही, ये तकरीबन वैसी डायग्राम है जो हमने ब्रेक की भी बनाई थी अपने उसको, याद है? याद है। सही, और ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो आप कन्वर्जिंग लेंस में अब आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूजेस अ ग्लास ब्लॉक एंड टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। Figure 5.1 shows three parallel rays of red light incident on the glass block and the two prism. On figure 5.1, draw and label the normal to the prism at point P. सबसे पहले तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करना टू द प्रिज्म एट पॉइंट पी। सही है, तो ये आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सही, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल आपको पता है आपके पास प्रोटेक्टर, आपके पास इसमें जरूरी है कि आपके पास डी हो प्रोटेक्टर हो, दोनों चीजें हो जब आप फिजिक्स का पेपर कर रहे हो। तो आपने अपना डी रखा और डी से रख के आपने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ। ठीक है ना, नॉर्मल आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। अब आप डी रखेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल बनता है। सही है, तो आपका नॉर्मल बन सही। गया। नॉर्मल बन गया, फिर वो कह रहे हैं कंप्लीट फिगर 5.1 टू शो हाउ द लाइट रे थ्रू एंड आउट ऑफ बोथ प्रिज्म एंड द ग्लास ब्लॉक। ठीक है, यानी आपने पूरी रे डायग्राम बनानी है कि हाउ द रेज ऑफ द लाइट ट्रेवल थ्रू एंड आउट ऑफ बोथ प्रिज्म। तो फिर इसके अंदर अब आपके पास, तो आपको पता है डेंसर डेंसर मीडियम में जा रहा है। जब डेंसर मीडियम में आ जा रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो उसका मजीद कम हो जाए। ठीक है ना, तो अब आप ऑफकोर्स अभी मेरे पास स्केल नहीं मैं इसमें ड्रॉ कर सकती, तो आपने इसको और मजीद एंगल जो है ना इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मजीद कम होगा, तो ये बेंडेड होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। फिर आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब जब आप नॉर्मल दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अब आपने इसका ख्याल रखना है कि नॉर्मल आपका कैसे हो 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब आपके पास जब ये लाइट रे बाहर जाएगी तो बाहर जाने की केस के अंदर आपके पास ये क्या होगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्म। क्यों? अब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था इसका वो यहाँ पे ये छोटा सा बन रहा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब यहाँ पे आपके पास जब ये बाहर जाएगी तो एंगल आपका ज्यादा बड़ा होगा। सही है ना, इट बेंड्स सही। अवे फ्रॉम द नॉर्म। तो आपके पास जो लाइट रे है वो इस तरह से गुजर रही है, आपने बना के दिखाना। उन्होंने कहा आपने ये रे डायग्राम कंप्लीट कर, किसकी, तीनों की। अब ये यहाँ से तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली रे, तो ये वाली रे जो आपकी कैसे गुजर जाएगी, बिल्कुल सीधी।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एंगल क्या बना रही है, 90 डिग्री, और ये बिल्कुल सीधी सेंटर से सीधी पास हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रही ठीक बात? है। तो ये तो सीधी पास हो गई। फिर तीसरे वाले केस में क्या होगा? तीसरे वाले में अब अपवर्ड आपने बैंड हो दोबारा जाएगी। से, हाँ, 90 डिग्री का एंगल, लेकिन उन्होंने कहा है ना नॉर्मल वगैरह बना के आपने शू काट। अब हम यहाँ से भी क्या बनाए, नॉर्मल बनाए। नॉर्मल बनाए, और इसमें जो आपके पास जो बेंडिंग होगी वो आपने कैसे शो करनी है? कम बेंड होगी, यानी ये एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सही है, नॉर्मल बनाएंगे तो थोड़ी सी ऊपर ही की तरफ बनेगी जब आप बनाएंगे इसको डो। अब जब ये लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी, दोबारा आपने नॉर्मल बनाना है यहाँ पे। मैं नॉर्मल भी इतना सही से नहीं बन पा रहा, लेकिन जब आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो और अच्छा बने। तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द, यानी अगर ये एंगल है तो इससे ज्यादा एंगल आपका इस साइड पे, ठीक है? बेंडिंग आपकी कुछ इस तरह से। अब ये तीनों लाइन है ना एक पॉइंट पर आके मिल रही होंगी, अगर आपने परफेक्ट बनाई होगी ना तो तीनों मिलेंगी आप। सही, फिलहाल उन्होंने ये मिलने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा कंप्लीट द फिगर टू शो हाउ द रेज ऑफ द लाइट ट्रेवल थ्रू एंड आउट ऑफ बोथ प्रिज्म एंड द ग्लास ब्लॉक। बस आपने इतना ही इसको मीट करते हुए नहीं दिखाना, आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी रे डायग्राम बना, ठीक है? समझ में आई बात? सही। क्लियर हो गई यहाँ तक? जी फिर मिस। उसके बाद उन्होंने कहा द एक्शन ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म एंड द ग्लास ब्लॉक। हाँ, अब ये डाइवर्जिंग लेंस का आपने बनाया। तो डाइवर्जिंग लेंस में अब आपने प्रिज्म कैसे प्लेस करना, ठीक है ना? अब आपने प्रिज्म भी प्लेस करके बताती हूँ। समझ में आ रही बात? ऑन फिगर सही। 8.5.2 draw the prism arranged so that they demonstrate the action of a diverging lens. Show the ray of light traveling through the prism and the glass. यानी अब आप प्रिज्म इसमें कैसे बनाएंगे, एक तो डाइवर्जिंग अगर लेंस होगा तो आप इसके अंदर प्रिज्म, यानी ऊपर जैसे प्रिज्म बना था इससे उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस केस के अंदर जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसमें जो एजेस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, एजेस? एजेस थिक होती हैं, ठीक है? तो जो इसकी थिकनेस होगी ना इस प्रिज्म की, वो आपने ऊपर की तरफ रखनी पड़ेगी, यानी उल्टा करके लगाना होगा प्रिज्म को। सही, अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिज्म को उल्टा रखेंगे। समझ में आ रही है बात? प्रिज्म अब हमने कैसे बनाना होगा, नहीं। उल्टा। हाँ अरे यार। सही है, समझ में आई बात? सही। इसी तरह यहां पर भी हमने यही काम करना होगा। प्रिज्म को कैसे बनाएंगे हम, उल्टा। अब जाहिर सी बात है मैं अभी स्केल से नहीं कर रही, तो आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से स्केल से कर लेंगे। ये तो ये आसान सवाल है। हाँ सॉरी। आसान सवाल है। जी नहीं, आसान नहीं है। अगर अभी आप मेरे बगैर मेरे समझे में अभी मैं आपको टेस्ट में दे देती ना, पर पता चला था कितना आसान है। ठीक है, अच्छा। इतना आसान भी नहीं है, बच्चे इसके अंदर भी गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने वही नॉर्मल बनाया सरफेस से, ठीक है? नॉर्मल बनाने के बाद अब आपकी जो रे बनेगी वो बैंड होगी टूवर्ड्स द, ठीक है ना? बैंड होगी तो फिर वो देखे बैंड हो रही है तो उसका एंगल कम हो रहा है, तो वो उसका एंगल ये होगा, ठीक है? अब जब सही। आप दोबारा से नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल जब आप बनाएंगे सरफेस से, अब उसको क्या है, बैंड्स अवे फ्रॉम। अब जो दूसरी लाइन आपके पास बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, बैंड्स अवे। अवे का मतलब है ये एंगल आपको और बढ़ाओ, तो डाइवर्ज हो रही है अपने पास से, ठीक है? तो इस केस के अंदर वो सीधी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका तो मसला ही नहीं है, तो सीधी सीधी, तो मेरी लाइन सही नहीं बन रही थी, तो ये सीधी सीधी पास हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से एंटर हो रही है तो उसमें लेंस से सीधी पास हो रही है। अब यहाँ पे तुम दोबारा से वही करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? तो आप अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन से। अब यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो कैसे पास होगी, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स नॉर्मल, यानी एंगल क्या हो जाएगा आपका
छोटा हो जाएगा। अच्छा मेरी तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, फिलहाल छोटा होगा, ये समझो यहाँ पे आ गया। सही है, डाइवर्ज होगा। अब यहाँ पर भी आपने क्या बना दिया, नॉर्मल। जब यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब जो तुम्हारी लाइन बनेगी बेटा, वो कैसी लाइन बनेगी, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब है मजीद डाइवर्ज होगा। सही है, क्लियर है। सही। इस तरह इसकी रे डायग्राम बने। अब इस पर फिगर 5.3 शोज, वो सही है, मैंने हटा दिया उसको। बना रहे हो तुम क्या अपने पास? हाँ लेकिन बनाया उसको, या आगे आ गई हूँ मैं, ठीक है। फिगर 5.3 shows a converging lens, an object, and two rays of light from the top of the object. The principal focus focal point on each side of the lens is labeled F. ठीक है, continue the path of both rays to show where the image of the object is formed, and draw and label the image. ये तो आसान है। आई डोंट थिंक सो किसमें मुश्किल होगा। ये कैसे रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस हुआ है बेटा, बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो इसका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड टू एफ बनेगा। सही है। हेलो, सही। आवाज आ रही है? ये अगर मैं आपको केस दिखाऊं ना, तो ये आपके पास ये वाला केस है। एक मिनट, इसको मैं आपको शो कर देती हूँ कि केस कौन सा है। हमारे पास डायग्राम बनी है पुरानी वाली, तो हम उसको ही दिखा देते हैं। तो ये वाली रे डायग्राम आपकी एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, जिसमें आप एफ और टू एफ के बीच में रखते हैं अपना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो उसकी जो रे डायग्राम बनती है वो कैसी बनती है, वो बियॉन्ड बनती है, जो हमने पहले बना चुके हैं। यानी हमारे पास जो मौजूद है, इसमें हमारे पास ये वाला है, ये वाला सीन। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये वाला सिनेरियो, इसमें आपने रे डायग्राम कंप्लीट बनानी है। और ये इसके सारी चीजें आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई है। इसको आप कंप्लीट करेंगे भाई, आप एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे डायग्राम लेंगे, ठीक है ना, उसको फोकल पॉइंट से पास करेंगे। फिर एक लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा, और वो इमेज होगा वो बियॉन्ड टू एफ बनेगा। ठीक है, बस आपने उसकी सही। रे डायग्राम बना के इमेज को लोकेट करना, और उसके अंदर कुछ ना इमेज की करेक्टरिस्टिक्स पूछी है ना कुछ पूछा है। ठीक है, तो ये वाला जो केस होता है प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ इन लार्जर का होता है आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? जी मिस। सही। इसके बाद आपके पास लाइट वाला खत्म हो गया। ये माइक्रोवेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अरे एक मिनट, आप दूसरा पेपर आपको निकाल देती हूँ इसमें। थाउजेंड ट्वेंटी फोर का निकालें, ठीक है। अब ये 2024 का बेटा मई जून, ठीक है ना। फिगर 4.1 shows light passing through a triangular prism. State the value of angle of incidence at point P. एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं पॉइंट पी पे क्या है बेटा?
जी नक्की बता 90 सकते हैं? डिग्री। पक्की बात है? सोच लो, फिर सोचो एकदम। आसान सी चीज है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। 90 है, हाँ। देखो जहां पे तुम्हारी लाइट रे इंसिडेंस हो रही है वहीं पे तुम्हारा नॉर्मल भी है। सही है। जहां पे तुम्हारी लाइन हाँ। इंसिडेंस हो रही है वो लाइन आपकी नॉर्मल के तौर पे भी एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब नॉर्मल और जो आपकी लाइन ऑफ इंसिडेंस है या रे ऑफ इंसिडेंस है उसके दरमियान कोई एंगल ही नहीं है, जीरो एंगल है। ठीक है ना? 0 डिग्री हो गया ना। अगर तुम 90 डिग्री करते तो इसका मतलब इंसिडेंट रे यहां से आती। ठीक है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके दरमियान होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान। अब यहाँ पे तो इंसिडेंट रे ही ओ। नॉर्मल पे बन रही है। यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसे बन रही है? नॉर्मल पे। तो ऑफकोर्स जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पे है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कोई एंगल ही नहीं है। ये मेजोरिटी, ये मैंने एक दफा एग्जाम में भी दिया था, मेजोरिटी स्टूडेंट ने गलत लिखा था। सबने, ज्यादातर ने 90 लिखा था। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? सही। सही है ना? तो ये एंगल जीरो है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रे है वो इंसिडेंट ही नॉर्मल पे होती। वैसे तो सो सारी देयर। जीरो है क्या? हाँ, ये जो क्यू से आर का जो एंगल है क्यू पे, वो 90 होगा मतलब फिर। इसका व्यू बनाएंगे। ये नॉर्मल है ना सरफेस का, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। अब वो पूछते हैं, देखो, ड्रॉ नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट आर। सबसे पहले वो आर पे कह रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट आर पे क्या कह रहे हैं? ड्रॉ नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट आर। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पे। अभी आप अपना डी रख के सही से करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है? तो आपने नॉर्मल रख के ड्रॉ सही करा, है। फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये होगा। सही है? इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू नहीं बतानी, बस आपने ड्रॉ करके बताना है कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? नॉर्मल ड्रॉ करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेवल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ये लेवल कर लिया आपने आई से। सही। State two conditions needed so that no light refracts from glass into the air at point Q. अब वो कह रहे हैं पॉइंट क्यू पे वो दो कंडीशंस बताएं कि जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है वो ग्लास से एयर में ट्रेवल नहीं की बल्कि ग्लास में ही ट्रेवल कर गई। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? इसमें हो क्या रहा है? फिनोमेना जो अंदर आपको नजर आ रहा है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है? जो लाइट आपके प्रिज्म के अंदर जा रही है ट्राइंगुलर प्रिज्म में, ठीक है, और वो प्रिज्म के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा फिनोमेना हो रहा है? नहीं, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम उसको? याद है हमने पढ़ा था, जो अंदर ही अंदर हो जाता है, यानी डेंसर मीडियम से क्या नाम है, लेस डेंसर मीडियम में। यहाँ पर आपके पास ये वाली लाइट रे डेंसर मीडियम, ठीक है ना, ये वाली लाइट रे जो अंदर आ गई डेंसर मीडियम में। अब इस क्यू पॉइंट पे उसको एयर में जाना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन वो एयर में बाहर नहीं निकल रही बल्कि उसी डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है सेम एंगल के साथ। ठीक है ना? तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? भूल गए? टोटल इंटरनल हाँ। रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको ये जो दोनों नजर आ रहे हैं ना, दोनों पॉइंट क्यू पे भी और पी पे भी, इन दोनों पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। आपकी लाइट रे उस प्रिज्म के अंदर ट्रैप हो गई है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और उसकी दो कंडीशंस क्या है? एक तो आपको दिख रहा है कि लाइट रे डेंसर से लेस डेंसर मीडियम की तरफ जाना था लेकिन वो डेंसर मीडियम में नहीं जा पा रही। तो पहली कंडीशन क्या थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? दैट द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि प्रिज्म जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इधर और इधर, इन दोनों में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो ग्रेटर देन है किससे? क्रिटिकल एंगल से। इसी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। जो आपकी रे डायग्राम बनी है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। वो क्यों हो रही है? उसकी दो कंडीशन क्या है?
एक तो लाइट ट्रेवल करी है फ्रॉम डेंसर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। दूसरी बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट क्यू एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। समझ में आई बात? सही। ठीक है। सो द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। अच्छा, एक मैं अगर तुमसे कहूँ ना कि तुम रीड एंड राइट का ना अगर खरीद सकते हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो खरीद लो। उसमें तुम्हारी ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। और सर तुम लोग एनुअली तो देंगे ही, एनुअल वाले पेपर। तो सर एनुअल पेपर जब देंगे तो तुम उनसे एनुअल पेपर ले लेना, जो ईयरली पेपर होते हैं। लेकिन जो टॉपिकल है ना, वो तुम एक ले लो अपने पास। उसमें मार्किंग की स्कीम भी साथ में दी हुई होती है, ताकि ये लाइट के जब तक रे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा। सही है? आ सही। रही बात समझ में? तो ये ले लो बेटा। जी मिस। दूसरा आपके पास क्या कंडीशन है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट, क्योंकि उन्होंने पी के बारे में, क्यू के बारे में बात की, तो हम यही लिखे एट पॉइंट क्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सही है? क्लियर हो गया? सही। अब ये देखो, इंफॉर्मेशन इज सेंड थ्रू इंटरनेट यूजिंग पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू कॉपर वायर्स। यानी अब वो पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेंड थ्रू द इंटरनेट यूजिंग द पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास fibers and electrical signals through copper wires. State the name of the one other type of the electromagnetic radiations used to transfer information through long thin glass fiber. एक तो विजिबल लाइट होती है, दूसरा मैंने आपको नाम एक बताया था। अच्छा, फिलहाल क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सारी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। दूसरी जो है ना, एक तो हम विजिबल लाइट को भेज सकते हैं, जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर से लाइट जो है वो ट्रांसफर करती है। दूसरी होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस वही होती है जो आपके रिमोट कंट्रोल में भी होती है। समझ में आ गई ना कि? जी मिस, वो मुझे पता था इसका आंसर, वो स्कूल में ये वेव्स पढ़ा चुके हैं। पता था? हाँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास फाइबर रेदर देन कॉपर वायर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ये मैं तुम्हें लिखवाए हुए पूरे पूरे। कॉपर वायर्स में जो वो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी वो हो जाती है, वेस्ट भी हो जाती है जाने में, तो इसलिए इंफॉर्मेशन थोड़ा मतलब लॉस हो कॉपर जाता वायर में आप ये कहते हैं ज्यादा बूस्टर लगाने पड़ते हैं आपको, सिग्नल जल्दी आपका वो होता है, सिग्नल की जो इंटेंसिटी होती है वो जल्दी कम हो जाती है, पावर लॉस ज्यादा है। होता है। और शायद कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से चलते हैं, और जो कार्बन ये जो है यूजिंग ग्लास फाइबर्स, इसमें लाइट की स्पीड से आता है, लाइट की फास्टर स्पीड से आता है, तो ट्रांसमिशन। इसमें मतलब फास्ट, ये फास्ट सोर्स है डेटा ट्रांसफर की। उसके अलावा इनकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, डेटा रेट भी ज्यादा है, स्पीड भी फास्ट है और डेटा रेट भी ज्यादा है। ठीक है। सही। इंटरफेरेंस नहीं होती फिर इसके अंदर। एक दो चीजें जो हमने और डिस्कस की थी कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। आप मतलब और सब में जो कॉपर वायर होता है ना, इसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि इंटरफेरेंस भी होती है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। तो हमने ये सारे लिखे थे, द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड एट अ हायर रेट देन कॉपर वायर, द डेटा इज मोर सिक्योर बिकॉज द केबल्स आर unaffected by the electronic interference, they can be used over large distances since they have low power loss, and it is made up of cheaper material, lighter and thinner. ठीक है। एंड आर इजियर टू हैंडल एंड हम्म। इंस्टॉल। तो ये सारी के सारी आपकी इसकी एडवांटेजेस है ओवर कॉपर केबल्स। सही? सही। शेयर हो रहा है ना? ये मैंने इसलिए शो कर दिया कि ये हमने पढ़ा था इसको इस तरह से। पता नहीं मैंने शेयर किया था मैं स्क्रीन। हाँ मिस, आ गया। अब तो मैं इसी तरीके से खोल खोल के तो मैं करवा रही हूँ ना, जैसे मैंने 24 का 2 2 खोला है। अब तुम इसी तरीके से 24 का 2 1 खोल लो। इस तरह से बेटा अपनी प्रैक्टिस करते रहो। समझ में आ रही है बात? जी 23 के मिस। तुम अभी जैसे मैंने तुम्हें करवाए हैं, अगर तुम्हारे पास टॉपिकल नहीं है तो तुम इस तरह से भी खोल के देख के कर सकते हो। सही है। अब जैसे अगर मैं ट्वेंटी सही। फोर का 2 1, पता नहीं मैं शेयर हो रहा है स्क्रीन, नहीं शेयर हो रहा। नहीं।
अभी 24 का बेटा 2 1 है, सही है ना। अब इसमें देखो जैसे तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, वरना कोशिश करो, तुमने बल्कि मुझे कहा था कि तुम्हारे पास रीड एंड राइट है शायद। अच्छा, इसमें इत्तेफाक की बात है, लाइट का कोई सवाल ही नहीं आया, इसमें वेव्स का आ गया। 2 1 में कोई सवाल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हाँ ये आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने इसी में पढ़ा था ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 kilohertz has a wavelength of 0.1 meters in air. State what is meant by frequency. Frequency हमने पढ़ा था ना इसी में। ट्रांसवर्स वेव्स वाले में तुम चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो ना, लाइट से पहले तुमने वेव्स पढ़ा है ना, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, हेलो नंबर नकी, ऑफ आवाज है। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड या इन पर 1 सेकेंड, पर ठीक है ना, सेकंड। दैट इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में आपके पास जितनी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पास हो रही हैं थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सही। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ये आपके वेव्स का आ गया, लाइट का नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड तुम v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं जल्दी से बता रही हूँ कि टाइम खत्म हो रहा है इसके अंदर, सही है ना। तो आप इसके अंदर v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर आपको याद हो। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है किलोहर्ट्ज में, और वेवलेंथ आपको 0.0, इसको आप क्या करेंगे, किलो को 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 30,000 हो जाएगा, सही है। तो आप सिंपल 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे वेवलेंथ से, तो आपके पास आ जाएगा। स्टेट 1 यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नहीं पढ़े, लेकिन अल्ट्रासाउंड का क्या है, आपके पास अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होती है बेटा, मेडिकल आपके पास जो होती है उसमें आपके पास यूज होती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं, ठीक है ना। आपके जैसे स्टमक वगैरह का, इन सब चीजों का अल्ट्रासाउंड होता है, क्लियर। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाटर वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स। 1 मिनट रह गया, इसको देख लो। डिस्क्राइब by referring to the movement of the particles in the wave, the difference between longitudinal and transverse wave. You may include a label diagram, यानी आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान डिफरेंस बताना है। आपको पता है, शायद हम कर चुके हैं ये वाली चीज डिटेल के